स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी रेलवे, एसएससी या आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी क्रम का आज पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल घोषित किया था। तो वो कौन सी आंदोलन थी जिसको अपना हिमालयी भूल घोषित किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है और उसके बाद चौरी चौरा की घटना होती है, जिसमें महात्मा गांधी ने इसे हिमालय भूल घोषित किया था। ये कब होती है? 1922 में होती है। चौरा चौरी कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ये भी एक बार पूछा गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। 1922 की घटना था और इसमें एक जेल को आग लगा दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। 22 जो अंग्रेज और पुलिस वाले थे उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, एक थाने में आग लगाई जाती है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने युद्ध करके बहुत सारे जगहों पे कब्जा कर लिया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए किसकी तस्वीर है? तो वो तस्वीर भी समुद्रगुप्त की है। ये भी एक पूछा गया प्रश्न है। यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में, जब पहले ये तिब्बत में आती है और फिर वहाँ से होते हुए हमारे असम में प्रवेश करती है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है। भारत में आने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तिब्बत में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा पेश किया गया? 42, 44, 46 या 74? तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है वो पहले संविधान में नहीं था और 42वां संशोधन जो कि 1976 में होता है। आपको ये ईयर याद रखना है, पूछा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया। अनुच्छेद कौन सा था? इसे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 का 1A था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत में संविधान में अपनाया गया है। कौन सा देश पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक है? तो वो कौन सा विमान वाहक है भारत में स्वदेशी निर्मित पूछा जा रहा है? तो वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इस पे जो है एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकता है और ये विमान को लेके जा सकता है। स्वदेशी रूप से बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये एक बार पूछा गया था। तो कोचीन में ये बनाया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में धन जुटा सकती है। तो वो कौन सा बॉन्ड है? वो है मसाला बॉन्ड। देखिए, भारत हमेशा से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। कब किया जाता है? 2014 में, जिसके द्वारा करीब 1000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जमा किया जाता है और उसके द्वारा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और उसी के लिए ये बॉन्ड जुटाए जाते हैं। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। और भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, इसका नाम अब बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है और दूसरा जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, जिसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार कहा जाता था, ये कब आया था भारत में? तो 1992 से इसकी शुरुआत होती है। ये पूछा गया है। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? आपको पता होगा कि ये जो है चेस के खिलाड़ी हैं। चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, जिसे 1992 में मेजर ध्यानचंद या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जनजातीय लोक नृत्य जेलियांग लोकप्रिय है। तो ये किस राज्य में लोकप्रिय है? आप एक बार आंसर देने का खुद से कोशिश करेंगे। तो ये नागालैंड में लोकप्रिय है। इसे आप याद रखिएगा, नागालैंड का लोकप्रिय त्यौहार है। हड़प्पा स्थल में हल की मृण मूर्ति पाई गई, कौन सी है जहाँ पे ये पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बनावली में। हल की मृण मूर्ति पाई जाती है। और बनावली कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित एक जगह है। लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये बंदरगाह है। और ये कहाँ पे है बंदरगाह? हड़प्पा स्थल का बंदरगाह है, ये गुजरात में है। आप इसे भी याद रखिएगा। धोलावीरा भी गुजरात में है और धोलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में बनाया गया है।
अगला प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ये जो शक्ति है हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को उसके कार्यकाल के पहले ही भंग कर सकता है। आप इसे याद रखिएगा। ये जितना भी प्रश्न आपके सामने है ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और अगर आप इसके हर प्रश्न को साथ ही साथ बताए गए सारे एडिशनल जो इसमें बताया जा रहा है उसे याद रखते हैं तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप 10 दिन का क्लास ले लीजिए यहाँ से, उसके बाद अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो आपको ये प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी के महीन कणों का अनुपात बड़े कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो किस प्रकार की मिट्टी में जो है महीन कणों का अनुपात पाया जाता है, तो वो कौन सी मिट्टी होगी? आप खुद गेस कर सकते हैं, वो होगी चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी से ही मूर्ति बनाई जाती है, तो इसलिए महीन कणों का अनुपात जो है चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। किस नदी तंत्र को लोहित नामक नदी इसके घटकों में से एक है? तो लोहित नदी किस नदी का हिस्सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। यानी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र जैसे मैंने बताया आपको ये आसाम में बहने वाली नदी है, तिब्बत से आती है और जब भारत में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित नदी क्यों प्रसिद्ध है? इंडियन आर्मी अक्सर इस नदी पर एक्सरसाइज करती है जिसके कारण लोहित नदी प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है। मुद्रा आपूर्ति की मात्रा किससे प्रभावित करता है? इकोनॉमिक का पूछा गया प्रश्न है। ब्याज दर को करता है, मूल्य स्तर को भी करता है, आउटपुट को करता है। यानी कि उपरोक्त सभी सभी के सभी सही जवाब है। मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी की सप्लाई जब होती है तो ब्याज दर में आपको और मूल्य स्तर में और आउटपुट में आपको फर्क देखने के लिए मिल जाता है। किसने अष्टांगिक मार्ग या फिर अष्ट मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध भारत के संत थे जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा लुम्बिनी में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो वह होती है बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष कहाँ पे है? तो यह बिहार के गया में है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को याद रख सकेंगे। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये है नागालैंड का लोक नृत्य। क्या नाम है? लेसल पतु नागालैंड का लोक नृत्य है। भारत के संविधान में भाग 4 में निर्दिष्ट निम्न में से कौन सा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पता चला कि आप कौन सा मौलिक कर्तव्य है उस पर टिक करके आ गए हैं। देखिए महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये सही है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए, ये भी सही है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने में उसकी रक्षा करने के लिए, तो ये तीनों ही जो है भाग 4 का ए में हमारे मौलिक कर्तव्यों में वर्णित है। लेकिन नियत तारीख तक करों का भुगतान करना ये वर्णित नहीं है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विसर्प नामक भू आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो विसर्प आकृति नदियों की इस तरह की आकृति होती है, तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये नदी। साथ ही साथ गोखुर के बारे में पूछा जाता है, तो गोखुर आकृति भी जो है देखिए ये गाय के खुर के समान है। तो ये जो आकृति है ये भी नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। अब आप इतने दूर तक आ गए हैं यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को खुद तक ही रोक के ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिल पाए। एक बात और है कि मैं नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा कमेंट में, तो उस ग्रुप को जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जैसे ही नया वीडियो आता है तो उसकी लिंक दे जाती है। साथ ही साथ आपके आगामी एसएससी, रेलवे या भारत के किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। देखिए बादशाह नामा को पादशाह नामा भी बोला जाता है, तो आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बादशाह नामा या पादशाह नामा। तो किसका इतिहास है? तो ये शाहजहाँ का इतिहास है। और शाहजहाँ कौन थे? तो ये मुगल बादशाह थे और शाहजहाँ ही ताजमहल का निर्माण करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्रदान करता है जिसमें सीढ़ीदार स्टैंड है जिन्हें स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो वो कौन सा है? वो है धौलावीरा। धौलावीरा में एक स्टेडियम शब्द आप जब देखिएगा तो आपका सही जवाब होगा धौलावीरा। धौलावीरा जैसे मैंने पहले बताया कि ये गुजरात में पाया जाता है और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आजकल यूनेस्को ने इसे जब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है तो इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। पूछा जा रहा है राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं? ऑप्शन सी देख लीजिए, 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। टोटल राज्यसभा में 238 सदस्यों का चयन होता है, वोटिंग के आधार पर उन्हें चयनित करके भेजा जाता है, जबकि 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, जैसे कला, संगीत, इस तरह के क्षेत्रों से उन्हें चुन के भेजा जाता है। तो और इनका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 80 नंबर अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, 238 चुने हुए, अब 12 जो है मनोनीत सदस्य होंगे। तो इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 15 मिनट से भी कम समय में 50 प्लस प्रश्न करने वाले हैं, तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज कर पाते हैं। आज देखने के बाद आपको कोशिश करना है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको अभी याद हो जाए, बाद में आप एक बार और देख लीजिएगा तो ये आपको एग्जाम तक याद रह जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ये आपका अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय जो थे, कई लोग अंग्रेज पे क्लिक करते हैं या फ्रांसीसी पे, ये गलत हो जाएगा, पुर्तगाली थे। और प्रथम पुर्तगाली भारत कौन आया था? तो 1498 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा भारत आता है। वास्को डिगामा का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो ये एक पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत आता है। और यह कहाँ पे आता है? तो ये कालीकट के तट पे आता है, व्यापार करने के लिए आता है। कालीकट कहाँ पे है? केरल पे है। और शुरू में इन्होंने मसालों का व्यापार के लिए भारत आने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? कई लोग मैंने देखा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति पे क्लिक करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद के पास अधिकार है कि वो राज्य के सीमाओं को बदल सके। संसद में विधेयक ला जाता है और उसके बाद सर्वसम्मति से ये पारित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 3 भारत के संविधान का, उसमें ये वर्णन है कि चाहे तो संसद भारत के राज्यों के या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदल सकता है। भारत का राज्य जम्मू कश्मीर, जो कि पहले भारत के एक राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उसमें भी यही किया गया था कि पहले संसद में ये पारित किया गया, उसके बाद ही भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है? तो ये कब स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसे स्थापित किया जाता है 1993 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी के पहले 1992 में भारत में एलपीजी की शुरुआत होती है, मनमोहन सिंह की सरकार है। और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री रहते हैं, जिन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की। वैश्वीकरण, उदारीकरण और मौद्रीकरण जो है, इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद भारत में जो है आर्थिक सुधार शुरू होते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्रचालम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालाहस्ती? तो ये हम्पी में स्थित है। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट हुआ था हम्पी के मंदिर के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो इसे भी आपको याद रखना है, ये कर्नाटक में स्थित स्थल है। निम्नलिखित में से कौन कृषि की क्रांति के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है, या नीली क्रांति का संबंध कुक्कुट से ना होकर मछली पालन से है? तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है और आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश और बिहार में कन्फ्यूज़न होता है, तो आपने याद रखना है बिहार में सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व था। अब बिहार में भी पटना ज़िले में ये सबसे ज़्यादा था। सबसे कम कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है, तो कम था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का, जो वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, और कितना था, 17 व्यक्ति था पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर बात करें शहर की, तो शहर में दिल्ली के जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा था भारत में, राजधानी दिल्ली में। कौन ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो देखिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। और ये कौन थे, तो ये पुर्तगाली वायसराय थे जो कि भारत में आकर शासन करते हैं। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसका मतलब ये है कि समुद्र पे एकाधिकार होगा, भारत का समुद्री सीमा पे एकाधिकार, और जितने भी समुद्री रास्ते हैं उस पर एकाधिकार, यानी व्यापार सिर्फ पुर्तगाली कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा भारत में लागू किया गया था। रबी की फसल कौन कौन सी है, तो रबी की फसल आपको याद रखना है कि ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और ये पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। भिंडी, गाजर, मूली ये तीनों ही रबी की फसल है, यानी ऑप्शन डी। और इसके अलावा गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों, ये तीनों ही, ये सारे जो है ये भी रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सारे रबी की फसल है। भिंडी, गाजर, मूली आपको ठंडा का समय में ये सभी दिखने का, मूली भी, भिंडी भी और गाजर भी। तो इसे आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया जाता है, वो कौन है, तो देखिए कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। और अनुच्छेद 14 से 18 का हर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो 14 में क्या है पहले ये देखते हैं। 14 में है समता या समानता का अधिकार, तो इसे समता का अधिकार लिख देंगे। 15 में क्या है, 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसे भी आप याद रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। 16 में क्या है, 16 में है नौकरी की समानता, चाहे आप कहीं भी रहें नौकरी की समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत से संबंधित है, तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार का पूछा गया, अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। 18 में क्या है, 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है, सिर्फ सरकारी ऑफिसर यानी सरकारी सेना जो है उन्हें उपाधि दी जा सकती है, जैसे कि परमवीर चक्र, इस तरह की उपाधि दी जा सकती है। अन्य किसी तरह की उपाधि नहीं जा सकती है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 16, 17, 18 और 14 से 18 तक में सब में समानता का अधिकार से वर्णित है। तो ये था आज का आखिरी वीडियो का आखिरी लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब